हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। यार आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, तो क्या आप लोग रेडी हो? यार विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, जो इक्वेशन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था वो इक्वेशंस मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ। उसके बाद हम आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। तो आपका जो चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपने जो पढ़े थे इक्वेशंस वो कौन कौन से थे? क्योंकि देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर आपके सारे वही इक्वेशंस यूज होंगे जो चैप्टर के अंदर होंगे। अगर आपको वो याद है तो आप न्यूमेरिकल्स 2 मिनट का काम है। पहला इक्वेशन आपने पढ़ा था कूलम्स लॉ। क्या था वो? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको आप ई से जाहिर करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। उसके बाद आपने थर्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, तो वी से जाहिर करते थे वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी इज इक्वल टू वर्क डन पर चार्ज, आपने ये पढ़ा था। इसके बाद फोर्थ में आपने इक्वेशन पढ़ा था कैपेसिटेंस की इक्वेशन। चार्ज इज स्टोर इन कैपेसिटर इज इक्वल टू कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस टाइम्स वोल्टेज। अच्छा, इसके बाद आपने पढ़ा था फिफ्थ में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की इक्वेशन। तो सी इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल, पैरेलल के लिए था C1 प्लस C2 प्लस एंड सो ऑन C3 C4 etc 1/, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/, C1 प्लस 1/, C2 प्लस एंड सो ऑन। जितने कैपेसिटर्स गिवन होंगे उस हिसाब से हम ये इक्वेशन मॉडिफाई कर लेंगे। तो ये थे इक्वेशंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो आप एक काम कर लो, इनको याद करने के लिए एक फार्मूला बनाते हैं, एक ट्रिक बनाते हैं जो आपको ये इक्वेशंस ना भूल पाएंगे आप लोग। जैसे फर्स्ट जो है, इनके जो लेटर्स हैं इनको कंबाइन कर लो। क्या बनता है वैसे? F E V Q बन रहा है फेविक। फेविक फेविक अगर आप याद करना चाहो तो फेविक। इसके अलावा इक्विवेलेंस वाले हैं लास्ट में दो फार्मूले अलग अलग। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके बुक के अंदर हैं, पेज नंबर 89 के अंदर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, टोटल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 10 है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। हाँ, कह रहा है कि कितने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को मिलाओ तो 100 माइक्रोकूलम बनेगा। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देखो मैं लिखता हूं, प्रॉब्लम नंबर 13.1 है। वो क्या कह रहा है? द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली particles would be equal to 100, would be equal to 100 माइक्रोकूलम। ये आपका क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे जो चार्ज है 1.62 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो कि स्मॉलेस्ट माना जाता है, सही है। तो कह रहे हैं द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली पार्टिकल्स, वो कितने नेगेटिवली पार्टिकल्स होंगे जिनको मिला के हम 100 माइक्रोकूलम के इक्वल ला सकते हैं। देखो एक छोटा पार्टिकल है, उसका हमें पता है 1.62 टाइम्स 10⁻⁻19। एक पार्टिकल का हमें पता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वन स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे ये चार्ज है। एक अंडे की प्राइस ये है समझो, तो दो पे कितने होगी? देखो ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? ये जो 100 माइक्रोकूलम दिया है वो चार्ज ज्यादा है या फिर ये ज्यादा है? तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है 100 माइक्रोकूलम ज्यादा है। क्यों? 100 के आगे माइक्रो होता है 10⁻⁻6, यहां तो है 10⁻⁻19 जो कि बहुत छोटा है। जब माइनस में पावर होती है वो बहुत छोटी मानी जाती है। तो ये बहुत छोटा सा चार्ज है। कह रहे इस तरह के कितने चार्ज कंबाइन करके ऐड करके हम 100 माइक्रोकूलम बना सकते हैं। तो आपके पास बहुत सिंपल फार्मूला है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो बहुत सिंपल है,
मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से सिखाऊंगा। फिलहाल ये डेटा यहाँ पे लिख दो, डेटा लिखना होता है, सही है बच्चों। डेटा, जो गिवन डेटा है वो क्या है, उसने दिया है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज जो आपने बनाना है वो गिवन है 100 माइक्रो कूलम। माइक्रो को मैं 10⁻⁻6 लिखूंगा और साथ में कूलम। और फिर वन स्मॉलेस्ट पार्टिकल का चार्ज क्या है, वन स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसका चार्ज है 1.62 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम। देखो सबसे पहले ये चार्ज बड़ा है या ये बड़ा है, दिख रहा है ये बहुत बड़ा है, ये 10⁻⁻6 है, ये 10⁻⁻19 है। तो -19 बहुत छोटा नंबर है, क्योंकि देखो 10 की जो पावर है वो अगर माइनस में हो तो वो बहुत छोटा माना जाता है, माइनस में अगर पावर ज्यादा हो तो उसको बहुत छोटा माना जाता है। इसमें यह पूछा है आपसे कि कह रहे टोटल इतना चार्ज बनाने के लिए कितने पार्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी। देखो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे ये अगर चार्ज हो तो इस तरह के, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज है, असल में ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज। कह रहे इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स कितने कलेक्ट कर लोगे तो इतना चार्ज बनेगा, 100 माइक्रोकूलम बनेगा। तो बहुत सिंपल है, ये ऐसा है फॉर एग्जांपल आपके पास, यानी अंडों की तादाद पता करनी है। मसलन उसने ये कहा है एक एग है, एक एग की प्राइस है 2 रुपीज, 2 रुपीज। कह रहा है अगर आपके पास टोटल रुपीज 40 हो तो कितने एग्स, हाउ मैनी एग्स, कितने अंडे आएंगे। कह रहा है टोटल रुपीज 40, टोटल चार्ज इतना, एक अंडे की प्राइस, एक अंडे की प्राइस 2 रुपीज, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल की प्राइस ये दिया है। टोटल पार्टिकल्स कितने होंगे, टोटल अंडे कितने खरीदे जाएंगे इन इतने रुपीज से। तो हम क्या करेंगे, इस 40 को डिवाइड करूंगा 2 से तो मुझे मिलेगा 20x। पूछा ये हाउ मेनी पार्टिकल्स का है, सही है। देखो ये चार्ज था, हमने इस टोटल चार्ज को इस स्मॉलेस्ट से डिवाइड कर दिया, तो जैसे टोटल प्राइस को एक यूनिट, एक अंडे की प्राइस से डिवाइड करते हैं 20x आता है, इसी तरह कितने पार्टिकल्स आएंगे वो हमने पता करना है, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे, यानी कुल मिला के मैं ये बताना चाहता हूं कि हम टोटल चार्ज को एक यूनिट चार्ज जितने से डिवाइड करेंगे। तो हम करेंगे क्या, अब पता करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे आपके पास। टोटल चार्ज 100 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे होगा, यहाँ पे कूलम और यहाँ पे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है 1.62 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम मर गया, 10⁻⁻6 से आप 10 की जो माइनस वाले पावर है उनको आप काट सकते हो, 10⁻⁻6 यहाँ से काट दो तो बचेगा 10⁻⁻13 यहाँ बचेगा। इसको ऊपर लाएंगे अगले स्टेप में, देखो यहाँ पे है 100 को मैं 10⁻2 लिख सकता हूँ, सही है। इस 100 को मैं लिखूंगा 10⁻2, ठीक है। और आगे आपके पास ये तो कट गया 1 से, इस 10⁻13 को ऊपर लेके आएंगे तो 10⁻+13 बन जाएगी, डिवाइड में होगा 1.62। तो आगे कुल मिला के आ रहा है 10⁻2 और 10⁻13 होगी 10⁻15 डिवाइडेड बाई 1.62। इसको कैसे करोगे, देखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू, एक काम करो 1 डिवाइडेड बाई 1.62 को थोड़ा इस तरफ लाओ, 10⁻15 को उधर लिखो। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ 1 डिवाइड बाई 1.62 अलग से कर लो कैलकुलेटर में और आगे साथ में लिखो 10⁻15। जब ये करोगे तो इसका कुल मिला के जो आंसर आएगा वो आएगा, देखो 1 डिवाइड बाई 1.62, यहाँ मैं इसको हटा के, इस पॉइंट को हटा के यहाँ 2 जीरोस बढ़ा सकता हूँ, बढ़ा लिया। अब देखो 10 की पावर बन गए 17, 10⁻2 ये है, 10⁻15 ये है, तो 10⁻17 डिवाइडेड बाई 162, 1 डिवाइड बाई 162 टाइम्स 10⁻17। जब भी आप कैलकुलेटर में 1 डिवाइड बाई 162 करो, जो आंसर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई बाई 10⁻17 करो, तो टोटल आपके पास आंसर आएगा 6.25 टाइम्स 10⁻14 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
ये आंसर है आपका। बहुत सिंपल था, जस्ट क्या करना था, टोटल चार्ज को एक चार्ज से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे इतने। ये बहुत बड़ा नंबर है, 6 के साथ 10 की पावर 14, यानी 625 के आगे आप 12 जीरोस लगा दो, तो उतने नंबर के चार्जेस मिलाओगे तो जाकर कहीं 100 माइक्रोकूलम बनेगा। तो इसका मतलब है ये बहुत छोटा चार्ज है। इतने 6 बिलियन, पता नहीं 6 ट्रिलियन आता है कितने पार्टिकल्स मिला के 100 माइक्रोकूलम बना सकते हो। 100 माइक्रोकूलम यानी 100 टाइम्स 10 की पावर -6 कूलम बन सकता है। ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 1। तो चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की जानिब। 13.2 13.2 में कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस Q1, लिखता हूं आपके लिए 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम and Q2 equal to 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर, आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। फाइंड कूलम फोर्स, फाइंड कूलम फोर्स between them, force and direction of force between them। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। क्या पूछा है देखो, एक चार्ज उसने खुद Q1 नाम से दिया, Q2 चार्ज दिया, डेटा लिखो तो Q1 Q2 गिवन है और इनके बीच का डिस्टेंस गिवन है और ये D गिवन है। इसका मतलब फर्स्ट वाला फार्मूला आपका यूज होगा, न्यूमेरिकल 13.2 में पहला फार्मूला यूज होगा। देखो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में डेटा, गिवन डेटा लिखो, गिवन डेटा, क्या क्या गिवन है डेटा के अंदर, Q1 गिवन है 10 माइक्रोकूलम है, तो मैं माइक्रो को 10 की पावर -6 कूलम लिखूंगा, और ये है 5 माइक्रोकूलम। Q2 गिवन है 5 माइक्रोकूलम, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फार्मूले के अंदर कूलम रखना है, कूलम इज द एसआई यूनिट, माइक्रोकूलम नहीं रखना है। ठीक है, माइक्रो को आपने 10 की पावर 6 करके कूलम साथ में लिख दो, ये वाला कूलम। तो यहाँ पे भी हुआ, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है, तो 150 सेंटीमीटर से कितना मीटर बनेगा, 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर। आपने सेंटीमीटर में फॉर्मूले में पुट नहीं करना, आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके पुट करना है। यानी मैं क्या बता रहा हूं, 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है, ये आपको पता होना मस्ट है, और 50 सेंटीमीटर से क्या बनेगा, आधा मीटर। तो कुल मिला के 150 सेंटीमीटर से 1.5 यानी 1.5 मीटर बनेगा। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो, इस 150 को डिवाइडेड बाय 100 कर लो। ठीक है, जब 100 में डिवाइड करोगे तो मीटर में जाओगे। चलो ये हो गया 1.5 मीटर। अब हम करेंगे फार्मूला, जो फार्मूला यूज होगा वो है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई D स्क्वायर इक्वल टू, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लो, इसी साइड पे ही करो। F इज इक्वल टू, K की वैल्यू क्या थी, लास्ट टाइम पढ़ा था 9 टाइम्स 10 की पावर 9, मल्टीप्लाई बाई Q1 कितना है 10 टाइम्स 10 की पावर -6, मल्टीप्लाई बाई, ये तीनों मल्टीप्लाई में है। Q2 कितना है 5 टाइम्स 10 की पावर -6। देखो मैंने साथ में कूलम वगैरह नहीं लिखा है, यूनिट्स नहीं लिखेंगे, लास्ट में जो आंसर आएगा उसके साथ मैं न्यूटन लिखूंगा, फोर्स है ना। अगर लिखना चाहो तो आप लिख लो, अदरवाइज बेहतर ये है स्पीडली काम करने के लिए, फास्ट सॉल्यूशन के लिए बगैर आप यूनिट्स रखे हुए भी काम कर सकते हो। डी की क्या वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर। देखो डी 1.5 लिख के छोड़ते हैं बस स्टूडेंट्स, आपने ऐसा नहीं करना, ऊपर स्क्वायर मौजूद है, इसका स्क्वायर करोगे। सही है, या आपने डेटा पुट कर लिया। अब देखो ट्रिक आपको बताता हूं, यहाँ पे बहुत ही
खतरनाक ट्रिक बता रहा हूँ यार, अगर आप समझ लो तो। देखो यहाँ पे जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो आपने सबसे पहले खेलना है टेंस के साथ। ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है। 10 के अलावा वाले नंबर्स को अलग से मल्टीप्लाई कर लो। 5 9 जार 45, 9 5 जार 5 9 है 45, 5 9 जार 45। और 10 की पावर्स देखो, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 1 मिलके 10 की पावर 10, और यहाँ पे 10 की पावर -6 है, 10 की पावर -6 है तो 10 की पावर -12। देखो कुल मिला के ये सारे टेंस में से बेसिस सेम है तो एक 10 लिख लो, उसके ऊपर पावर ऐड कर लो। 9 + 1 -6, 9 + 1 -6 -6, 9 + 1 -6 -6, तो कुल मिला के 10 की पावर -2 आएगा। 9 + 1 10, 10 में से 6 गए -4, -4 और -6 क्या बचेगा? देखो 9 + 1 10, 10 -6 आएगा आपके पास 4, 4 -6 -2, 10 की पावर -2 यहाँ बचेगा। नीचे आपके पास है 1.5 का स्क्वायर, तो यानी 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5। अच्छा, तो फोर्स आपका क्या बनेगा? 45 डिवाइडेड बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2। जब इसको आप सॉल्व करोगे यानी 1.5 कैलकुलेटर से मारो तो 45 से डिवाइड करके और 10 की पावर -2 करके आपके पास कुल मिला के जो आंसर आ रहा है एग्जैक्टली 9 एग्जैक्टली आएगा 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। और देखो डायरेक्शन कह रहा है, डायरेक्शन भी बताना है। तो डायरेक्शन क्या होगा? दोनों चार्जेस के ऊपर देखो, इस पे प्लस चार्ज है, ये भी प्लस है। क्या ये माइनस के साथ गिवन है? नहीं। अगर ये एक माइनस में होता, एक प्लस में होता तो डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ होती, अट्रैक्शन वाली डायरेक्शन होती। अब यहाँ पे क्या है? दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? अवे होगी डायरेक्शन उन दोनों की, तो रिपल्जन होगी। आप जस्ट लिखो डायरेक्शन में रिपल्जन, रिपल्जन इन दोनों के बीच में होगी। ये डायरेक्शन आपने बता दिया, आपका ये प्रॉब्लम क्लियर हो चुका है। नोट कर लो, कर लिया? कुछ नहीं था, जस्ट आपने 10 के साथ खेलना था, बकाया नंबर्स को मल्टीप्लाई करना था, कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करना था। एग्जैक्टली ये आएगा। अब मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा कि कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कैलकुलेटर को गलत यूज़ करते हैं, आंसर गलत देकर आते हैं, तो वो चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। कैलकुलेटर की यूज़ करने के लिए, कैलकुलेटर का सही इस्तेमाल करने के लिए मैं एक वीडियो अलग से बना लूँगा आप लोगों के लिए, सही है? चलो ये मिटाते हैं। देखो अभी आते हैं प्रॉब्लम 13.2 की 3 की जानिब। 13.3 क्या कह रहा है? 13.3 द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज दिस। फोर्स गिवन है, दो आइडेंटिकल चार्जेस के बीच में फोर्स गिवन है। द फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस is 0.8 न्यूटन, 0.8 न्यूटन। और when the charges are 0.1 meter apart, when charges are 0.1 meter apart, find value of charges, magnitude of charges। चार्जेस की मैग्नीट्यूड बताना है आपने। क्या कह रहा है? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस, चार्जेस बिल्कुल आइडेंटिकल है, इन दोनों के बीच की जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया है उसने, ठीक है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या किया उसने? दिया है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर इनकी के बीच का डिस्टेंस है। कह रहे इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, चार्जेस आइडेंटिकल है तो फोर्स होगा रिपल्जन वाला, ठीक है? और वो फोर्स कितना दिया है उसने? 0.8 न्यूटन। कह रहे बताओ ये जो Q1 है वो कितना है और ये जो Q2 है ये कितना है, ये आपसे पूछा है। देखो दो चार्जेस हैं Q1 Q2, ये हमने खुद नाम दिया,
उसने कहा टू आइडेंटिकल चार्जेस। आपने एक फाइंड कर लिया तो समझो दूसरा भी कर लिया, वो भी उतना ही है। आइडेंटिकल है तो फोर्स रिपल्जन है, फोर्स उसने दिया है और डिस्टेंस उसने दिया है, यानी फोर्स और डिस्टेंस दिया है। क्या तो हमें पता है, Q1 और Q2 फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, उसी इक्वेशन को यूज करेंगे। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले डेटा लिखेंगे। देखो डेटा लिखोगे तो डेटा खुद बताएगा कि कौन सा इक्वेशन को कैसे इस्तेमाल करना है और कौन सा इस्तेमाल करना है, कौन सी इक्वेशन इनमें से आएगी। तो डेटा के अंदर उसने दिया है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 0.8 न्यूटन, और उन दोनों के बीच का जो डी है वो दिया है 0.1 मीटर। मीटर में ही दिया है, कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो फार्मूला 1 को ही यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर। यहाँ से मैं फार्मूला पहले बनाऊंगा, इसको सेपरेट कर लूँगा चार्ज को। एक बात नोटिस कर लो, टू आइडेंटिकल चार्जेस। अब Q1 Q2 कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जस्ट हम कहेंगे Q Q1 Q2 कब करते हैं, दो डिफरेंट चार्जेस हो। अब यहाँ एक चीज़ बतानी पड़ेगी आपको, आप रेफरेंस में कहो Q1 और Q2 इक्वल है तो आप नाम दे दो कोई Q दोनों को। इसकी जगह पे भी Q लिखो, इसकी जगह पे भी Q लिखो, Q इज सेम। ओके, तो दोनों आइडेंटिकल है। तो फार्मूले में बिठाओ, इस D को इधर शिफ्ट करो, यहाँ पे 1 है, इसको उधर भेजोगे तो डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा FD, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। बहुत सिंपल है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना। इसको 1 से कर लो, के Q1 Q2, इस पूरी साइड को 1 से कर लो तो आएगा के Q1 Q2 इज इक्वल टू, इसको इससे कर लो FD स्क्वायर। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर इक्वल रखना होता है, ये क्यों, फर्ज कर लो आपके पास 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या अगेन इक्वल आएगा, 7/2 एग्जैक्ट इक्वल है 7/2 के, ये है ना इक्वल। जब दोनों इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई बी इनका इक्वल आएगा, यानी 7 2s are 14 इक्वल टू 2 7s are 14। देखो इनका क्रॉस, जब एक इक्वेशन के अंदर दो साइड्स लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो तो उनका क्रॉस मल्टीप्लाई भी इक्वल आता है। ये छोटे बच्चों के लिए आप बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ, बाकी बाज़ को तो ये पता है। देखो यहाँ पे Q1 Q2 की जगह मैं Q1 की जगह Q रखूँगा, Q2 की जगह पे भी Q रखूँगा, तो होगा K को उधर शिफ्ट करूँगा। फार्मूला बना रहे हैं, सही है। Q1 की जगह मैंने Q रखा, Q2 की जगह भी Q रखा, दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। FD स्क्वायर अपनी जगह पर है, डिवाइड में K आएगा, K यहाँ भेजेंगे, Q और Q आएगा Q स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर लो, आपने तो Q फाइंड करना है, लास्ट में अंडर रूट लेंगे बोथ साइड। यहाँ पे आ रहा है Q स्क्वायर, तो हमने तो Q लेना है। अब देखो FD स्क्वायर बाई K, तो F आपके पास है 0.1, ब्रैकेट में बंद कर लो। D आपके पास है F आपके पास है 0.8 न्यूटन, यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ, और D आपके पास है 0.1 का स्क्वायर लिखना मत भूलेंगे, और K आपके पास है 9 × 10⁹। यहाँ लेकर आओ, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0.8। यहाँ पे एक और ट्रिक बताने वाला हूँ। अब देखो 0.1 को मैं ये लिख सकता हूँ, 0.1 का स्क्वायर है तो 0.1 इंटू 0.1, 3 पॉइंट्स वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई है, डिवाइड में है 9 × 10⁹। यहाँ एक अच्छा सा फार्मूला आपको बताता हूँ। देखो जब पॉइंट्स में नंबर हो तो क्या कर लो, जस्ट जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करा दो। 8 1s are 8, 8 1s are 8, तो आएगा 8। या फिर दूसरी ट्रिक क्या है, 8 आएगा तो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तो आप 0.008 लिखेंगे। लेकिन आप ये अगर नहीं करना चाहते तो दूसरी ट्रिक क्या है आपके पास, इन सारे पॉइंट्स को हटाओ, नीचे उतने टेंस बढ़ाते जाओ। Q स्क्वायर इक्वल टू 8 × 1 × 1, पॉइंट हटाया,
इसके बदले नीचे एक 10 आ गया, इसके बदले इस ये पॉइंट हटाया, आगे 0 है, एक 10 उसका आ गया, ये पॉइंट हटाया, उसके बदले 1 और आगे एक डिजिट है 0 लगाया, और नीचे अपनी जगह पे है 9 टाइम्स 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 8 1 जार 8, 8 1 जार 8, 8 डिवाइडेड बाई 10 10 10, 3 10 ये हो गए, 9 10 ये हो गए, तो कुल मिला के 10 की पावर होगी 9, तो 10 11 12, 9 टाइम्स 10 की पावर 12 हो गई। देखो जब आप यहाँ पे क्या करोगे, बोथ साइड अंडर रूट ले लोगे, बोथ साइड क्या ले लोगे, अंडर रूट। जब अंडर रूट लोगे तो ये रूट, ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, तो आपके पास जो क्यूब आएगा, जो क्यूब बचेगा वो आएगा अंडर रूट 30। अंडर रूट के अंदर ये सारा आप कैलकुलेटर में डालोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 9.4 टाइम्स 10 की पावर -7 कूलम, 9.4 टाइम्स 10 की पावर -7 कूलम, ये आपका आंसर आएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कैलकुलेटर में इसको कैसे इनपुट देना है वो आपको मैं अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा। ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 13.3, नोट करना है तो कर लो। देखो स्टिल हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 यूज हो रही है, थर्ड प्रॉब्लम तक इक्वेशन 1 से हम काम चला रहे हैं। अब देखते जाओ इस एक कूलम लॉ से कितने प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको स्टूडेंट्स को, एग्जाम वाले दिन आपको ये परेशानी नहीं रहेगी कौन सा फार्मूला यूज करना है। चलो डेटा लिखोगे, डेटा खुद आपको बताएगा कि फार्मूला कौन सा यूज करना है, सही है। 13.4 में क्या पूछा है, 2 चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। 13.4 है, 2 charges repel each other with 0.1 न्यूटन, 0.1 न्यूटन, ओके। और व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। बस यहाँ पे ब्रेक किया है, कह रहा है एक बात आपको बताया, कह रहा है 2 चार्जेस हैं, 2 चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं विद 0.1 न्यूटन फोर्स है, व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, जब वो 5 सेंटीमीटर दूर हैं तो 0.1 न्यूटन की फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आगे क्या पूछा है, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, बिटवीन द सेम चार्जेस, उन्हीं चार्जेस, सेम चार्जेस के बीच का फोर्स फाइंड करना है, व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। क्या कह रहा है, फाइंड फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस when they are, जब वो हैं 2 सेंटीमीटर अपार्ट, 2 सेंटीमीटर अपार्ट। बहुत मजे का क्वेश्चन है, और ये लिखो इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नज़र आएगा मैं वहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखवा दूंगा, सही है, क्योंकि मुझे पता है कि एग्ज़ाम वाला किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है और बच्चों को कंफ्यूज करना चाहता है। एग्ज़ाम वाले जो है वो थोड़ा सा वो क्वेश्चन पे फोकस करते हैं जो बच्चे जिस पे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो बच्चे का स्ट्रॉन्ग आइडिया चेक करना चाहता है कि किस किस बच्चे का आइडिया स्ट्रॉन्ग है। 2 चार्जेस रिपेल ईच अदर विद 0.1 न्यूटन, ठीक है, व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। कह रहा है जब 2 चार्जेस थे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर दूर, ये कितने दूर थे, 5 सेंटीमीटर दूर थे, डी गिवन है, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स था वो कितना था, 0.1 न्यूटन, ठीक है, ये मान लिया। कह रहा है यही 2 चार्जेस आप क्या कर दो, 2 सेंटीमीटर अपार्ट रखो, पहले 5 सेंटीमीटर था, आपने कम करके करीब लाओ इन दोनों को। अब इन दोनों के बीच का जो फोर्स है सेंटर और सेंटर के दरमियान वो है 2 सेंटीमीटर, इसकी निस्बत ये करीब है। अब बताओ फोर्स क्या आएगा,
बहुत सिंपल। देखो एक आइडिया यहाँ से ले लो, यानी आपको आंसर गेस करने की ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ दूर थे तो इनके बीच में 0.1 न्यूटन था, जब वो करीब आ गए तो कितना न्यूटन होगा? 0.1 से ज़्यादा न्यूटन होगा, यानी जब वो करीब आते हैं तो वो फोर्स बढ़ जाती है। ठीक है, डिस्टेंस को कम करो फोर्स इंक्रीज करते, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं ये दोनों। ये कम करो ये बढ़ जाता है, ये बढ़ाओ तो ये कम हो जाता है स्क्वायर के हिसाब से। तो इसी का आंसर आपने निकाल के लाना है। तो उसके लिए आप क्या करो, बहुत सिंपल, आप दोनों केसेस के लिए फार्मूला लगाओ। देखो सॉल्यूशन, डेटा क्या है, फोर्स 1 गिवन है आपके पास और वो है 0.1 न्यूटन पहली सिचुएशन के लिए, और उस दौरान डिस्टेंस 1 था उन दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को आप लिखो 5 टाइम्स 10⁻² मीटर। सेंटी का मतलब है 10⁻²। देखो सेंटी होता है क्या, 10⁻², यानी इसको डिवाइड बाय 100 करो, ऊपर लाओ तो 10⁻² ही बनता है। इसी तरह सिचुएशन 2 में क्या है, F2 पूछा है, जब वो D2 उसने दिया है दूसरी सिचुएशन में, डिस्टेंस जो है वो क्या है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 टाइम्स 10⁻² मीटर। सेंटी की जगह पे आपने 10⁻² रखा और आगे मीटर अपनी जगह पे। सिचुएशन 1 है, मैंने F1 F2 क्यों किया, वो इसलिए कि सिचुएशन 1 वो बता रहा है उस दौरान फोर्स इतना था जब डिस्टेंस इतना था, तो मैंने इसलिए सिचुएशन 1 को अलग करने के लिए फोर्स ऑफ सिचुएशन 1 यानी फोर्स 1, और इसी तरह सिचुएशन 2 का फोर्स पूछा है, फाइंड फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस, इन्हीं चार्जेस में फोर्स फाइंड करना है, लेकिन इन दोनों चार्जेस को करीब लाओ 2 सेंटीमीटर, पहले 5 में थे अब 2 सेंटीमीटर में लाओ, इसलिए मैंने D1 D2 F1 F2। अब इसके लिए फार्मूला लगाओ, ऊपर वाले के लिए फार्मूला क्या बनेगा, कुछ यूं बनेगा, F1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय D1 स्क्वायर। ये फार्मूला 1 के लिए, सिचुएशन 1 के लिए। सिचुएशन 2 के लिए बनाओ, F2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय D2 स्क्वायर। देखो क्या किया है मैंने, K दोनों के लिए सेम है, कांस्टेंट है, Q1 और Q2 भी तो सेम है, Q1 Q2 है उसकी मैग्नीट्यूड, चार्जेस की मैग्नीट्यूड भी वही सेम चार्जेस का है, सेम चार्जेस, मैग्नीट्यूड भी सेम है, ये भी सेम रहेंगे, लेकिन जो डिफरेंट था वो फोर्स 1 और D1, फोर्स 2 और D2 ये डिफरेंट था। ये इक्वेशन 2 दूसरी सिचुएशन के लिए, सेकंड सिचुएशन। क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, ये एक इक्वेशन है अलग, ये एक इक्वेशन है अलग, क्या मैं इस इक्वेशन का राइट साइड इस इक्वेशन के राइट साइड से इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट से डिवाइड कर सकता हूँ? क्या यह मैथमेटिक्स आपको इजाज़त देती है कि नहीं देती है? यानी देखो 2 इज इक्वल टू 2 ये एक इक्वेशन है, 7 इज इक्वल टू 7 ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। क्या मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? क्या करूँगा तो अगेन इक्वेशन रहेगी, देखते हैं यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल मैंने लिख दिया, फिर 2 डिवाइडेड बाई 7। देखो 2 1 जा काटो नहीं, ऐसे ही रखो, फिर से इक्वेशन, क्या ये दोनों बराबर हैं? डिवाइड के बाद जाहिर है बराबर है, फिर से ये इक्वेशन रहेगी। छोटे छोटे से फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ ऐसे ही, ताकि आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर गिरफ्त हासिल हो। सही है, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड 1 एंड 2, बहुत सिंपल, डिवाइड 1 एंड 2, आपकी मर्जी है डिवाइड जैसे भी करना है। फाइंड F2 करना है तो इसको ऊपर रखो, इसको नीचे, तो मैं करूँगा F2 डिवाइडेड बाई F1 इज इक्वल टू, F2 की वैल्यू ऊपर लिखो, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसको लिखता हूँ, देखो F2 डिवाइडेड बाई F1 इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई D1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, यहाँ तो D1 था ना, D2 था,
F2 के लिए, यहाँ होगा D1 का स्क्वायर। जब ऐसा हो तो ये है मेन डिवीजन, इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ मैं आता हूँ इसके बाद, तो होगा F2 डिवाइड बाई F1, F2 डिवाइडेड बाई F1 इज इक्वल टू, ये लिख लो कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई D2 स्क्वायर होगा। और इस डिवाइड को मैं इस तरह लिख रहा हूँ, ये वाले डिवीजन लिखा, ये वाले डिवीजन लिखने के बाद अब ये है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई D1 स्क्वायर। इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। तो मैं इसको करूँ मल्टीप्लाई में चेंज, ये लो जगह कम है, मैं यहीं पे करूँ मल्टीप्लाई में चेंज। जब करूँगा तो D1 ऊपर जाएगा, बाकी ये सारा नीचे आएगा। ये सारा काम यहाँ भी कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं किया ताकि हर स्टेप बच्चे को समझ आए। तो क्या होगा, D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई के Q1 Q2, ये दोनों कट गए, यहाँ बचेगा F2। इस F1 को उधर भेज रहा हूँ, यहाँ बचा क्या, D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई D2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई F1। इसी फॉर्मूले के अंदर आप लोग रखोगे क्या, वैल्यूज़। D1 गिवन है, देखो D1 गिवन है, D2 गिवन है, D2 गिवन है ये वाला, और F1 गिवन है, F1 भी गिवन है, तीनों चीज़ें गिवन है। यहाँ पुट करोगे, ये इक्वेशन हमने बनाया अपने सिचुएशन, फेवरेबल सिचुएशन के लिए। आइडिया यूज़ किया, आइडिया देखो बेसिक, वही इक्वेशन सिचुएशन 1 के लिए लिखा, वही इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन सिचुएशन 2 के लिए लिखा। सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 को आपस में डिवाइड किया तो खुद ब खुद ये इक्वेशन आ गई, और वो इक्वेशन हमारे उसके लिए फेवरेबल सूटेबल इक्वेशन है। इसमें वैल्यूज़ जब पुट करोगे ना तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा, क्या आएगा, 0.62 न्यूटन। इसका आंसर आएगा 0.62 न्यूटन। देखो पहले था 0.1 न्यूटन, अब फोर्स बढ़ गया, 0.62 न्यूटन बन गया। हमने ये गेस भी लगाया था कि जब चार्जेस को 5 सेंटीमीटर से करीब लाके 2 सेंटीमीटर में लाओ तो वो फोर्स बढ़ जाती है, और वो बढ़ने वाली फोर्स गिवन। ये वैल्यूज़ पुट कर लो, ये आपके लिए काम दे रहा हूँ। ये करके आपने मुझे बताना है कि ये सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, कमेंट में बता देना है। चलो नोट कर लिया, ओके। प्रॉब्लम 13.5 कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, the electric potential at a point in an electric field, in an electric field is 10 की पावर 4 वोल्ट, 10,000 वोल्ट है, बहुत ज़्यादा इसने इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल दिया है, 10,000 वोल्ट। इफ़ चार्ज ऑफ 100 कूलम इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, इफ़ charge of 100 coulomb brought from infinity to this point, okay, plus 100 coulomb है, plus 100 coulomb brought from infinity to this point, ठीक है, this point, what would be the amount of work done on it, what would be amount of work, ये पूछा है। सोल्यूशन पे आते हैं, देखो डेटा लिखेंगे तो खुद ब खुद पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। डेटा में गिवन है वोल्टेज, वोल्टेज आपके पास है 10 की पावर 4 वोल्ट्स। इफ़ चार्ज ऑफ 100, चार्ज गिवन है Q 100 कूलम, स्मॉल q लिखो आपकी मर्जी है, कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो आपकी मर्जी है, प्लस q चार्ज ये गिवन है,
प्लस के कंफ्यूज करने के लिए समझो प्लस ही है। ओके, फाइंड व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन पूछा है। देखो ये तीन पैरामीटर्स कहाँ कहाँ है, चार्ज, वोल्टेज, चार्ज और वर्क डन यहीं पे है, वोल्टेज, चार्ज, वर्क डन। तो यूज करेंगे पोटेंशियल वाला फार्मूला। तो हमें पता है वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर चार्ज, यानी कह रहा है एक चार्ज अपनी जगह पे था, उसका कोई फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। कह रहा है इन्फिनिटी वाले पॉइंट से जहाँ पे फील्ड नहीं है वहाँ से एक चार्ज को यहाँ पे लाया। यह है बहुत बड़ा चार्ज जिसका पोटेंशियल इधर गिवन है 10⁴, और ये चार्ज है 100 कूलम। उस 100 कूलम को इस पोटेंशियल तक लाने तक कितना वर्क किया आपने। तो सिंपल सा फार्मूला है ये वाला। तो होगा क्या, वैल्यूज पुट कर लो, वर्क डन यहाँ से लाना है। तो वर्क डन के लिए फार्मूला बनाओ, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। वर्क डन को 1 से किया इक्वल टू Q टाइम्स V। वैल्यू पुट कर लो, Q क्या गिवन है 100 इंटू V क्या गिवन है 10⁴। तो कुल मिला के बन रहा है 1 2 और ये तो 10⁶ जूल। इतना वर्क डन करना पड़ेगा। सॉरी एक चीज़ हमसे गलती हो गई, यहाँ पे था 100 माइक्रो कूलम, 100 माइक्रो कूलम। मैं हैरान था आपका आंसर सेम क्यों नहीं आ रहा। 100 माइक्रो कूलम, तो हमने माइक्रो की जगह पे करना है 10⁻⁻6 कूलम। यहाँ पे पुट करेंगे 100, तो एग्जैक्ट आंसर आएगा वर्क डन इक्वल टू चार्ज कितना है 100 टाइम्स 10⁻⁻6 कूलम, यानी 100 माइक्रो कूलम, मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल कितना है 10⁴ वोल्ट। ये यूनिट साथ में लिखो या ना लिखो, लेकिन लास्ट में वर्क की यूनिट लिखना है। तो इसका आंसर आएगा कितना, वर्क डन इक्वल टू, देखो ये 2 और ये 2, 4 ये और ये 2 जीरोस, 10⁴ और 10⁴ है। ये 10⁴ को 10⁴ से ऐड कर लो तो 10⁻+6 आएगा, और जो कि 10⁻⁻6 से कट जाएगा। तो ये सारे कट गए, तो आएगा 1 बचेगा, 1 जूल। 100 1 ज़र 100, ये दोनों मिला के 10⁻+6, 10⁻+6 1 ज़ार 10⁻+6, और उसको -1 से काटा तो 1 जूल बच गया। यह आपका आंसर था। अब आते हैं इक्वेशन 13.6 की जानिब। कहता है पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पॉइंट 8 पोटेंशियल 100 टू पॉइंट 8 पोटेंशियल 50। व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। ओके, a point charge of 2 coulomb is transferred. 2 coulomb is transferred from a point of 100 volt to a point of 50 volt. ठीक है, what would be the energy supplied by the charge? What would be the energy supplied by the charge? देखो इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम, एक 2 कूलम का चार्ज है। ओके, फर्ज कर लो एक, पता नहीं ये चार्ज कितना है, हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे इसका फील्ड बन रहा है, यहाँ पे फील्ड इसका बन रहा है। कह रहा है इस फील्ड के अंदर 2 पॉइंट्स है, इस फील्ड के अंदर यहाँ पे एक पॉइंट था, लेट सपोज इस चार्ज का नाम है 2 कूलम। ये कितना चार्ज है 2 कूलम। कह रहा है ये 2 कूलम चार्ज है, इसको फिलहाल यहां नहीं लिखो, यहां पे लिखो 2 कूलम चार्ज है। इस जगह की पोटेंशियल, इस जगह की
देखो जब आप बाहर आओगे चार्ज से दूर, ये बड़े चार्ज से अवे जाओगे तो ये पोटेंशियल कम हो जाएगा। कह रहे इस 2 कूलम चार्ज का पोटेंशियल 100 वोल्ट है। यहाँ पे 100 वोल्ट है इस 2 कूलम चार्ज का। ये जो 2 कूलम चार्ज है इसका पोटेंशियल इस जगह पे 100 वोल्ट है। कह रहे इसको 100 वोल्ट से ट्रांसफर करो, ट्रांसफर फ्रॉम 100 वोल्ट टू पॉइंट ऑफ 50 वोल्ट। 100 वोल्ट से लाके 50 वोल्ट, यानी 50 वोल्ट इससे अवे हो जाएगी, यहाँ कहीं पे होगी 50 वोल्ट। यहाँ पे मान लो 50 वोल्ट है। आपने यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ 50 से 100 पे लाने के लिए हमें एनर्जी देना होता है चार्ज को, यानी हम फोर्स लगाएंगे, अपनी एनर्जी चार्ज पे खर्च करेंगे, क्योंकि ये है प्लस चार्ज, ये है प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज उसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो हम उस पर वर्क करके 50 से 100 वोल्ट पे लाएंगे, तो हम एनर्जी इसके ऊपर खर्च करेंगे। अब यहाँ ला के हाथ उठाएंगे तो ये वापस उधर जाएगा तो हमें एनर्जी देगा। तो कह रहे एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, ये जो चार्ज है वो हमें एनर्जी सप्लाई करेगा, खुद यहाँ से वहाँ जाएगा और एनर्जी हमें देगा। तो कह रहे कितनी एनर्जी हमें देगा, तो इसका बहुत सिंपल है, सोल्यूशन लिखो। डेटा, डेटा में क्या गिवन है, 2 वोल्टेज, वोल्टेज 1 गिवन है 100 और वोल्टेज 2 गिवन है 50। पूछा क्या है, वर्क डन। तो हमें यही फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे डेल वी लेकर, ठीक है। तो अब हम 2 वोल्टेजेस हो तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस पोटेंशियल होगा ना, तो वो होगा उसका डेल वी, यानी 100 माइनस 50 इज़ 50। तो मैं इसी इक्वेशन को यूज़ करूँगा, मैं लिखूँगा V इज़ इक्वल टू वर्क डन पर चार्ज, और ये जो V है उसको मैं डेल वी लिखूँगा। इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वर्क, हमने ये वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन यानी एनर्जी सप्लाइड, जो वर्क डन उस पे हम कर रहे थे वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो रही थी, वो वापस दोबारा इधर आया तो उसने एनर्जी हमें दे दिया। तो वर्क वन जब वर्क डन और एनर्जी सेम चीज़ है, ठीक है। Q टाइम्स V, Q V, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, वर्क डन इक्वल टू Q डेल V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, देखो ये अगर ये पॉइंट इन्फिनिटी पे होता तो इन्फिनिटी वाला पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, लेकिन अब ये इन्फिनिटी पे नहीं है, अंदर कहीं पे है, इस फील्ड के अंदर कहीं दूर है। तो इन दोनों के बीच का फ़र्क, यहाँ 100 पोटेंशियल है, यहाँ 50 पोटेंशियल है, तो टोटल पोटेंशियल का फ़र्क है 50 वोल्ट का। तो इसीलिए डेल वी लिखेंगे, डेल वी होगा V2 माइनस V1। तो वर्क डन इक्वल टू Q इंटू V2 माइनस V1, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू Q कितना है, चार्ज, देखो चार्ज गिवन है, यहाँ मैंने चार्ज 2 कूलम, यहाँ आपके पास डेटा के अंदर चार्ज भी था 2 कूलम, ये डेटा था आपका। अब यहाँ पे चार्ज कितना है 2 कूलम इंटू V2 कितना है 50 माइनस V1 कितना है 100, साथ में जूल लिखेंगे क्योंकि इस पूरे का आंसर जूल होगा, जूल वर्क डन की यूनिट है। वर्क डन इक्वल टू 2 इंटू 50 माइनस 100 माइनस 50, वर्क डन इज इक्वल टू 250 जार 100, और ये साथ में माइनस 100 मतलब रिलीज कर दिया उसने, माइनस 100 जूल एनर्जी सप्लाई किया हमें, ठीक है। वर्क डन प्लस में हो सकता है, वर्क डन माइनस में हो सकता है, तो ये माइनस लिखो या ना लिखो, माइनस से ये पता चलता है कि एनर्जी रिलीज कर लिया, ठीक है, चार्ज ने। तो बुक में माइनस साथ में नहीं गिवन है, उसने क्या किया है, इसको 2 माना है, इसको 1 माना है, कोई इशू नहीं है। फिजिक्स में जो माइनस साइन है वो डायरेक्शन को शो कर रही है, वापस आया है, वो चार्ज आपको वापस आया है। यहाँ डायरेक्शन शो नहीं होगी, यहाँ एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे होगी रिलीज, एनर्जी जो है वो सप्लाई, ठीक है। माइनस लिखो न लिखो, लेकिन 100 जूल आपका आंसर है। तो ये लो मैंने माइनस काट लिया, नो प्रॉब्लम। इसके बाद ये नोट कर लो, चलते हैं इक्वेशन नंबर 13.7 की जानिब। अ कैपेसिटर
holds 0.06 coulomb, 0.06 coulomb when fully charged by 6 volts, चार्ज्ड बाय 6 वोल्ट्स। 6 वोल्ट से आप चार्ज करते हो, 6 वोल्ट बैटरी से एक कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो वो इतने चार्जेस स्टोर करता है। ठीक है, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी। देखो डेटा लिखते हैं, सॉल्यूशन। गिवन डेटा क्या है? डेटा है चार्ज गिवन है 0.06 कूलम और वोल्ट्स गिवन है 6 वोल्ट्स, और आपके पास गिवन है क्या? कैपेसिटेंस फाइंड करना है। QVC कहाँ पे मौजूद है? QCV, देखो QCV, तो ये इक्वेशन यूज होगा, ये इक्वेशन यूज होगी। तो लिखेंगे इक्वेशन, वी नो दैट Q इक्वल टू CV, कैपेसिटर की इक्वेशन है। CV इक्वल टू Q, यहाँ से C सेपरेट कर लो, Q डिवाइडेड बाई V। C इक्वल टू Q क्या गिवन है? 0.06 कूलम डिवाइडेड बाई V कितना गिवन है? 9 वोल्ट्स। तो यहाँ पहुँच जाओ, C इक्वल टू 6, मैंने ये पॉइंट हटाया, ऊपर लिखा 6, नीचे इसके बदले 1 और 2 जीरोस, आगे 2 डिजिट्स है ना पॉइंट के बाद, और साथ में है 9, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। C इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 300, 2 1 ज़ार 2, 2 150 ज़ार 300, 1 डिवाइड बाई 150। जब आप इसको कैलकुलेटर में डालोगे 1 डिवाइड बाई 150 तो आपको मिलेगा 6.67 टाइम्स 10 की पावर माइनस 3 फेराड, 6.67 टाइम्स 10 की पावर माइनस 3 फेराड। फेराड जो है वो कैपेसिटेंस की यूनिट है। तो 13.8 जो है क्या है देखते हैं। 13.8 में कह रहा है कैपेसिटर होल्ड 0.03 कूलम्स ऑफ चार्ज। ठीक है, और कैपेसिटर होल्ड्स 0.03 कूलम चार्ज व्हेन फुली चार्ज्ड बाय 6 वोल्ट्स बैटरी, जब उसको 6 वोल्ट की बैटरी से फुली चार्ज करते हो। व्हेन फुली चार्ज्ड बाय 6 वोल्ट्स बैटरी। सेम वही प्रॉब्लम दिया जो इससे ऊपर दिया था 13.7 में। कह रहा हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड, यहाँ से आगे है क्वेश्चन डिफरेंट। हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड, कितनी वोल्टेज चाहिए क्या करने के लिए? टू होल्ड इट, फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम्स ऑफ चार्ज, रिक्वायर्ड टू होल्ड it 2 coulombs of charge। देखो डेटा लिखते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं, डेटा लिखते हैं, हमारा काम इतना सा है। डेटा क्या है? सबसे पहले होल्ड चार्ज क्यू गिवन है 0.03 कूलम और वोल्टेज गिवन है कितनी? 6 वोल्ट्स। हाउ मच वोल्टेज, देखो फिर वोल्टेज पूछा है और पूछा है रिक्वायर्ड टू होल्ड इट इतना कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? दो चार्जेस, 2 वोल्टेज दिया है, तो इसलिए मैं इसको चार्ज 1 कह रहा हूँ, इसको चार्ज 2, इसको वोल्टेज 1, इसको वोल्टेज 2। एक ये सिचुएशन हो गई, और दूसरी ये सिचुएशन पूछा है, कह रहा है एक कैपेसिटर है उसमें इतना चार्ज 0.03 कूलम चार्ज होल्ड करने के, स्टोर करवाने के लिए 6 वोल्ट की बैटरी चाहिए। ठीक है, कह रहा है उसी कैपेसिटर के ऊपर 2 कूलम चार्ज स्टोर करना हो तो कितनी वोल्ट की बैटरी चाहिए? तो बहुत सिंपल है,
इस इंफॉर्मेशन से आप सी की वैल्यू लेके आओ। सी की वैल्यू जब मिलेगी तो ये फाइंड करेंगे। सबसे पहले एक काम करेंगे, जो पूछा है उस पे काम करते हैं। देखो कैसे, इसको तो रहने दो फिलहाल, ये पूछा है ना, तो उसने पूछा क्या है यहाँ पे वोल्टेज। तो देखो मैं यूज़ करूँगा Q इक्वल टू सी वी। तो V पूछ रहा है तो सी वी इस तरफ, Q उधर लिखा, V यहाँ मैं लिखता हूँ Q डिवाइडेड बाई सी, ये लिखा। देखो उसने पूछा है V, तो मैं क्या करूँगा, V की इक्वेशन लिखूँगा। V की इक्वेशन क्या आ रही है, Q डिवाइडेड बाई सी। V इज इक्वल टू, Q गिवन है 2 कूलम डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे मैं सी क्या रखूँगा, आ गए ना, फंस गए। सी की हमें ज़रूरत पड़ी, सी उसने कहीं से दिया नहीं है, कैपेसिटेंस नहीं बताया। सी फाइंड करने के लिए हम ये प्री वाला डेटा यूज़ करेंगे, पहले वाला डेटा यूज़ करेंगे, इसीलिए Q1 V1 V2 Q2 मैंने ये लिखा। आप Q1 V1 करो ना करो कोई इशू नहीं है। ये लो मैं इस पर नहीं लिखता, इसमें मैंने V1 Q1 लिखा, इस पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, यही फार्मूला यहाँ से यूज़ किया है। मुझे चाहिए सी, तो सी के लिए मैं एक दफ़ा फिर ये इक्वेशन यूज़ करूँगा। अगेन यहाँ साइड यहाँ पे कर लो, हमें पता है Q इक्वल टू सी वी, सी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V, यानी V को उधर भेजा तो Q के नीचे आया, C फाइंड करेंगे तो C1 Q1 इस डेटा से करना है। Q1 है 0.03 डिवाइड बाई V गिवन है 6, ये आपका C मिल गया। ठीक है, ये भी काट लो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस तरह डब्बे में बंद रखो। ये फर्स्ट सिचुएशन है, पहले सिचुएशन वाले दो वैल्यूज़ की मदद से आपने लेके आना है सी कैपेसिटेंस, और वहीं कैपेसिटेंस लाके दूसरी वाली सिचुएशन की इक्वेशन के अंदर जब कैपेसिटेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पुट करना है। तो यहाँ कैपेसिटेंस ये आ गई, ये वैल्यू एज इट इज़ उठा के यहाँ पुट कर लो। 0.03 डिवाइडेड बाई 6, ये मेन डिवाइड है, उसके नीचे ये डिवाइड, ये नीचे वाला नंबर ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो V इक्वल टू 6 2 12 डिवाइड बाई 0.03, इसको लिखो 12 डिवाइड बाई, इस पॉइंट को हटाओ, 3 बचा, उसके बदले ऊपर 1 और 2 ज़ीरोज़, तो 3 1 3, 3 4 12, 400 वोल्टेज होगी, 400 वोल्ट्स। ये आंसर है आपका। यानी अगर आपने 0.03 कूलम, बहुत कम चार्ज है, ये डिपॉजिट करना है तो सिर्फ 6 वोल्ट चाहिए। अगर आपने इस कूलम को बढ़ा के 2 कूलम आपने डिपॉजिट करना है तो फिर 400 वोल्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। 13.9 डेटा क्या है, 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेराड एंड 12 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ 12 वोल्ट। 2 कैपेसिटर्स है, 6 और 12, 2 कैपेसिटर्स, 2 कैपेसिटर्स हैं, 6 माइक्रोफेराड एंड 12 माइक्रोफेराड आर connected with 12 वोल्ट्स। 12 वोल्ट्स की बैटरी के साथ कनेक्ट है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चार्ज स्टोर्ड, जो चार्ज स्टोर हुआ है वो, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल होगा। तो ये जोड़ा किस में है, 2 कैपेसिटर्स दिस कनेक्टेड विथ 12 वोल्ट्स। तो उसने कनेक्ट किया है इन सीरीज, और कनेक्टेड इन सीरीज यहाँ लिखा है, ठीक है, उसने आर कनेक्टेड सीरीज वाइज में, कनेक्टेड इन सीरीज में जोड़ा है। कह रहा है 2 कैपेसिटर्स हैं, ये देखो सीरीज में मैंने जोड़ा C1 C2, और ये बैटरी के साथ कनेक्ट है। बैटरी आपकी है 12 वोल्ट्स, ये लाके बैटरी के साथ कनेक्ट है।
अच्छा, पूछा क्या है, क्या इसके अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। देखो सॉल्यूशन कर लो, सारा कुछ आपको पता चलेगा। डेटा, गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा है ये C1 गिवन है और ये C2 गिवन है और ये बैटरी की वोल्टेज C1 है 6 माइक्रोफेराड, C2 है 12 माइक्रोफेराड, बस ये गिवन है। अब डेटा जब हो तो पूछा क्या क्या है उसने, देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है, ये भी आपके डेटा में आता है। C इक्विवेलेंस पूरे सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा ये सीरीज सर्किट है। चार्ज स्टोर्ड चार्ज पूछा है एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है लेकिन हर कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो यानी कैपेसिटर 1 का पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, वो फाइंड करना है और V2 फाइंड करना है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। देखो सबसे पहले मैं इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस लाऊंगा, ये है सीरीज सर्किट, तो मुझे पता है C इक्विवेलेंस होता है 1 और C इक्विवेलेंस सीरीज के लिए, ये वाला फार्मूला यूज होगा सीरीज के लिए, सीरीज सर्किट के लिए। 1 और C इक्वल टू 1 और C1 प्लस 1 और C2, तो 1 और C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1 और C1 क्या है 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड। मैं माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 लिखूंगा, सही है, जगह हमारे पास कम है यहीं पे लिख देते हैं। 6 माइक्रोफेराड है तो मैं लिखूंगा 6 टाइम्स 10 की पावर -6 माइक्रो प्लस 1 डिवाइड बाई 12 माइक्रोफेराड, 12 माइक्रोफेराड C2 है, तो मैं करूंगा 10 की पावर -6, इस 10 की पावर -6 को ऊपर भेजूंगा तो +6 होगा, इस 10 की पावर -6 को ऊपर भेजूंगा तो +6 होगा, तो फिर क्या करेंगे 1 और C इक्विवेलेंस, तो हम क्या करेंगे 10 की पावर 6 ऊपर डिनोमिनेटर में 6 प्लस 10 की पावर 6 ऊपर तो प्लस बन जाएगा, +6 बनेगा, डिनोमिनेटर में 12 है, इन दोनों का एलसीएम ले लो 12, 12 1 जार 12, 1 10 की पावर 6 जार 10 की पावर 6, 6 2 जार 12, 2 टाइम्स दिस, 2 टाइम्स 10 की पावर 6। अब देखो ये आ गया 1 ओवर C इक्विवेलेंट, यहाँ पे आते हैं, बहुत सिंपल है, 1 ओवर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, दोनों देखो ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, 10 की पावर 6 कॉमन है वो निकाल दो, जब कॉमन निकालो तो इधर बचा 2, बीच में है प्लस, इधर बचा 1 डिवाइडेड बाय 12, तो इन दोनों का 2 + 1 3 आएगा, 10 की पावर 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, तो देखो इस 4 ये आएगा 1 ओवर 4, 1 ओवर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 ओवर 4। आपको तो चाहिए C इक्विवेलेंट, 1 ओवर C इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, C इक्विवेलेंट चाहिए। यहाँ तक लाने के बाद इसको पलटाओ, ठीक है, तो क्या करेंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 ऊपर 10 नीचे, ये 1 नीचे आया, C इक्विवेलेंट ऊपर गया, तो ये भी पलटना पड़ेगा, तो ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 10 की पावर 6, इस 10 की पावर 6 को ऊपर लाओ तो क्या बनेगा 4 इंटू 10 की पावर -6, और ये है कैपेसिटेंस, तो फेराड साथ में लिखोगे, फेराड साथ में लिखोगे, तो इसका मतलब है 4, ये है माइक्रो तो होगा माइक्रो फेराड, ये आएगा C इक्विवेलेंस, ठीक है, ये दिख रहा है लास्ट में। क्या किया आपने, C इक्विवेलेंट फाइंड करना था, तो फार्मूला यूज़ किया सीरीज़ वाले फार्मूले में वैल्यूज पुट किया, उनके साथ आपने कैलकुलेशन करके यहाँ लाया, C इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफेराड आ गया। अब आपने फाइंड करना है चार्ज, ठीक है, आपने ये फाइंड कर लिया, चार्ज फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है, फार्मूला आपके पास रेडी है, वो जो कहते हैं ना हलवा है, बहुत सिंपल है, हलवा है, इजीली खा सकते हो, बना बनाया हलवा।
क्यू फाइंड करना है। क्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन यूज होगी। एक चीज़ याद रखो, ये जो लास्ट में दो प्रॉब्लम्स है 13.9 और 13.10, दोनों में ये फार्मूले मिक्सली यूज हो रहे हैं, ये और ये दोनों। अब देखो हमें पता है Q इक्वल टू सी वी, हमें यह बात पता है कि सीरीज के अंदर चार्जेस सेम स्टोर होते हैं, यानी जितने चार्जेस यहाँ से यहाँ डिपॉजिट होंगे वो उतने ही यहाँ इंडक्शन के ज़रिए पैदा कराएंगे, और वो फिर इतने यहाँ प्लस रिपेल करेंगे, ये वाले प्लस इन प्लसेस को रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ माइनस चार्जेस आए हैं तो काम अपोजिट होगा, क्या होगा, बैटरी से माइनस चार्जेस यहाँ 3 चार्जेस आए, यहाँ पे 3 प्लस क्रिएट कराएंगे, और वो 3 रिपेल करके यहाँ 3 माइनस चार्जेस रिपेल करेंगे, वो 3 यहाँ 3 प्लस क्रिएट कराएंगे, तो चार्जेस सेम स्टोर होंगे। तो चार्ज लाने के लिए हमें पता है, हमने ये कहा है Q इक्वल टू Q1, 1 पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है, और वो 2 पे जो चार्ज स्टोर है वो सारा Q वर्ग के इक्वल है, ये हमने कहा था। Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q हमने कहा था। तो इसीलिए आपने जस्ट Q फाइंड किया तो समझो Q1 भी फाइंड किया, Q फाइंड किया तो Q2 भी फाइंड किया। तो Q इज द चार्ज स्टोर्ड इन एनी कैपेसिटर। तो Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट, ये C होगा C इक्विवेलेंट वाला, तो वो आपने लाया है 4 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज कितना था टोटल 12, तो 4 12 आर 48 माइक्रो कूलम लिखेंगे। ये है 12 वोल्ट, फेराड और वोल्ट मिलके कूलम बनाते हैं। ठीक है, तो चार्ज आपके पास आएगा 48 माइक्रो कूलम, ये माइक्रो साथ है ना, फेराड और वोल्टेज कूलम बनाए, तो 4 12 आर 48 माइक्रो कूलम, ये चार्ज स्टोर था। तो आपने चार्ज भी लेके आया, चार्ज भी आपने लाया। अब हम करते हैं क्या, V1 और V2 फाइंड करते हैं, जो कि बहुत ही इजी रहेगा। देखो ये मैं रखता हूं, क्या पता ये यूज हो जाए। फाइंड करना है V1 एंड V2। देखो V1 इक्वल टू क्या होगा और V2 इक्वल टू क्या होगा, हमें यह पता है Q इक्वल टू सी वी, यहाँ से V अलग कर लो, तो V आता है Q डिवाइडेड बाई C, इस C को उस तरफ भेजता हूँ तो Q डिवाइडेड बाई C। अब C1 के लिए और C2 के लिए इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, तो V1 होगा तो यहाँ करेंगे Q1 Q2, तो Q के बराबर है, तो इसमें Q1 Q2 करने की ज़रूरत नहीं है, Q डिवाइडेड बाई C1। V2 होगा Q डिवाइडेड बाई C2। V1 इक्वल टू कैपेसिटेंस 1 यूज़ होगी, Q आपके पास आया था कितना 48 माइक्रोकूलम, 48 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई C1 कितना है, कैपेसिटेंस 1 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, माइक्रो कट गया, 6 1 जार 6, 6 8 जार 48, तो V1 आ गया 8 वोल्ट, कूलम पर फेराड वोल्ट के बराबर है। वो आप इक्वेशन देख के खुद पता कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कॉमन सेंस यूज करके कहो वोल्टेज की यूनिट वोल्ट हो सकती है, तो 8 वोल्ट आएगा। जब 8 वोल्ट्स यहाँ पे खर्च होगा कैपेसिटर 1 में, तो फिर कितना वोल्ट बचा, 12 वोल्ट पूरे सर्किट में खर्च हो रहा है, तो 8 वोल्ट कैपेसिटर 1 में गया तो 4 वोल्ट कैपेसिटर 2 में, तो 2 को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रही। करना चाहो तो कर भी सकते हो, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा V2 इज 4 वोल्ट, क्यों 8 वोल्ट यहाँ खर्च हुआ और यहाँ पे 4 वोल्ट बचा, यहाँ खर्च हुआ, तो सर्किट कंप्लीट होगा। देखो अगला प्रॉब्लम यही है, सिर्फ उसने कहा है आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कहा है पैरेलल, इन पैरेलल, वैल्यूज भी सेम यही है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चार्ज स्टोर्ड एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, यही पूछा है, तो सॉल्यूशन करेंगे। डेटा, अब आपके यही कैपेसिटर्स लगाए हैं किसमें, पैरेलल में, एक कैपेसिटर इधर होगा, दूसरा कैपेसिटर इधर होगा, और यहाँ पे होगी बैटरी 12 वोल्ट की, तो आपने जोड़ा इनको इधर से,
इधर जोड़ा, तो दिस इज़ योर C1, दिस इज़ योर C2। देखो हमने कहा था वोल्टेज सेम होगी दोनों में, तो पोटेंशियल V1 और V2 सेम होगा। V1 सोल्यूशन में हमने फाइंड क्या क्या करना है, V1 V2 चार्ज, हर कैपेसिटर में चार्ज अलग अलग स्टोर होगा, Q1 यानी Q2। सीरीज में चार्ज सेम होता था, V1 V2 अलग अलग होता था, यहाँ V1 और V2 सेम होता है, तो V1 V2 इक्वल टू V। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंस, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2, दो ही कैपेसिटर हैं, पैरेलल में जुड़े हैं, तो डायरेक्ट आपने उनको ऐड करना है। ये देखो ये पैरेलल के लिए इक्वेशन, तो ऐड करेंगे तो यहाँ से पता चलेगा C1 कितना है 6 और C2 है 12, तो कुल मिला के 18। 6 प्लस 12 करो 18 आएगा, डायरेक्ट भी आंसर बोल सकते हो। तो 6 माइक्रोफेराड प्लस 12 माइक्रोफेराड, माइक्रोफेराड को आप एप्पल मान लो, 6 एप्पल प्लस 12 एप्पल तो होगा 18 एप्पल। आई समझ, ये आपके पास आ गया, आपने C इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया। अब चलते हैं क्या फाइंड करना, V1 V2 एंड सो ऑन। तो C इक्विवेलेंट आपका कितना आया 18 माइक्रोफेराड, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब करते हैं फाइंड वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज दोनों में सेम है। देखो 12 वोल्ट इसके साथ भी लगा है, इसके साथ भी, तो V1 भी होगा 12 वोल्ट्स, V2 भी होगा 12 वोल्ट्स। ये भी हो गया सॉल्व, देख के ही आपने बताया, पैरेलल में है तो देख के ही वोल्टेज बता सकते हो, देख के ही गिन के इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस बता सकते हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब आता है चार्जेस की बात, तो हमें पता है इसमें चार्जेस डिफरेंट स्टोर होते हैं। C1 के हिसाब से कैपेसिटर 1 में स्टोर होंगे, C2 के हिसाब से कैपेसिटर 2 में स्टोर होंगे, सही है। चार्जेस स्टोर करने के लिए वी नो दैट से चलेंगे, इसी इक्वेशन से, Q इक्वल टू CV, इसको 1 के लिए भी 2 के लिए भी बनाओ, Q1 इक्वल टू C1V, V तो दोनों में सेम है, V1 V2 करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह सेकंड में चार्ज स्टोर होगा C2V, तो हम यहाँ पुट करेंगे, चार्ज 1 होगा, C1 कितना गिवन है, C1 6, तो 6 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज कितना है 12, तो आएगा 72 माइक्रोकूलम, चार्ज 1 होगा 72 माइक्रोकूलम, ये आपका 13.10 है, ठीक है। अब Q2 यहाँ से आएगा क्या, C2 आपके पास कितना है, ये 12 माइक्रोफेराड, तो यहाँ लिखो 12 माइक्रोफेराड इनटू वोल्टेज कितना है 12, C2 के ऊपर वोल्टेज 12 है, C1 पे भी 12 है, इसीलिए V1 V2 12 है। अच्छा, Q2 इक्वल टू 12 जार 144 माइक्रो, साथ में आएगा फेराड और वोल्ट, ये 12 वोल्ट है, ठीक है। फेराड और वोल्ट मिलके बनाएंगे कूलम, तो 144 कूलम, बस माइक्रो साथ लिखो, और चार्ज की यूनिट है कूलम, तो माइक्रो कूलम। तो ये थे आपके प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज नंबर 13 के, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यही चीज़ें अब हम आएंगे इससे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपका, उस पे आएंगे जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। अगर ये एक्सरसाइज आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, तैयारी करते रहे और आगे बढ़ते जाए। ऑल दी वेरी बेस्ट।